प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योति व पुरी ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 9 की ऑनलाइन विज्ञान विषय की कक्षाएं आप सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध करा रहा हूँ। देखिए, इसी कड़ी में मैंने आपको कल द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कुछ सवाल करवा दिए थे। अब मैं आज आपको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिक्रिया निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, एक तो ये बताऊंगा, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिक्रिया द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। फिर उसके बाद परमाणु क्या होता है, परमाणु कितने बड़े होते हैं, इस विषय पर मैं आपके लिए पॉइंट उपलब्ध करवाऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। प्रश्न को लिख लेंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण की अभिग्रहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या कहता है, परिणाम है। देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन ले लें कि हमने लिया कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। कॉपर सल्फेट हो गया प्लस सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसके बाद में कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट बन गया। ये इसका प्रक्रिया है, देखा जाए तो कॉपर कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। देखिए, अगर आप चाहो तो इसका उदाहरण दे सकते हैं, CuSO4 प्लस Na2CO3 रिएक्शन एरो CuNO3 CuCO3 कॉपर कार्बोनेट प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। कॉपर सल्फेट से सोडियम सल्फेट, ये तो इसका क्या हो गया है, आपका समीकरण हो गया है। अब यदि हम इसे देखें तो फिर अपन देखेंगे कि इसके मान के अनुसार चलेंगे कि किस किस प्रकार से इनका मान होता है। देखिएगा, जैसे हम जानते हैं कि कॉपर का मान कितना होता है, जानते हैं, Cu कॉपर का मान होता है 63। कितना होता है, 63। प्लस सल्फर का मान होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा का 4, प्लस सोडियम का होता है 23 तो 2 गुणा का 23, प्लस कार्बन का होता है 12 गुणा का 1, प्लस होता है 16 गुणा का 3। रिएक्शन एरो लगा देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट पे आ जाएंगे, कॉपर का हो गया 63 प्लस कार्बन का हो गया 12 गुणा का 1, या 1 गुणा 63 कर सकते हो, प्लस
प्लस 32 गुणाकार 1 प्लस 16 गुणाकार 4। ये मैंने इनके क्या लिख दिए हैं, पूरे नियम लिख दिए हैं जो इसके परमाणु भार वाले हैं। तो यहाँ देखिए हमारा अगली संख्या हो गई 63 प्लस 32 प्लस 64 प्लस का 46 प्लस का 12 प्लस 16 48, ये तो जगह हो गया। इसका निशान लगा दो यहाँ। इसके बाद ये हो गया 63 प्लस 12 प्लस 48 प्लस का 46 प्लस का 32 प्लस का 64। अब इन दोनों को आप आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ने पर जो आए हमारे सामने वो हमारा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। देखिए 8 और 2 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 25, हासिल आ गई हमारे सामने कितनी 2, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 6 15, 3 18, 6 24 और 25 26, यानी कुल मिलाकर के हमारे सामने कितना आ रहा है 265 ग्राम आ रहा है। इसका द्रव्यमान जैसे अब उधर की तरफ आ जाइए, 3 का निशान हो गया। तो 4 और 2 6 6 12 12 8 20 और 2 22 और 25 का 5 80 2 6 3 9 4 13 13 8 13 और 4 17 17 18 6 24 और 2 से 26, यानी 265 ग्राम और 265 ग्राम। यानी अब आपको स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम सामने आता है। कैसे आता है कि हमें दिखाया जा रहा है कि LHS आपको दिख रहा होगा, इधर की तरफ से आपका LHS बराबर हो गया है किसके, RHS से। यानी अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान कैसा आ रहा है, बराबर हो रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि द्रव्यमान का संरक्षण हुआ है। अभिक्रिया से पहले भाग लेने वाले क्या नाम से अभिकारकों की संख्या और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पादों की संख्या बराबर में है। का द्रव्यमान कैसा है, बराबर है। इससे ये सिद्ध होता है कि द्रव्यमान का क्या हुआ है, संरक्षण हुआ है। आप इसे लिख लीजिए। ठीक है भाई, लिख दिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अगर लिख नहीं पाए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिक्रिया निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। देखिएगा अब आप देखो, जैसे उदाहरण के तौर पर हम किसको ले लें, H2O को ले लें। H2O को ले लें तो मैंने आपको H2O के बारे में बताया था, मैंने आपको NH3 के बारे में बताया था। NH3 का लेंगे हम परिणाम, जैसे NH3 नाम हो गया अमोनिया। हम जानते हैं नाइट्रोजन का 1 है
6 गुणा के जे बराबर, ये तो 28 हो गए और ये हो गया 6। अगर इसे काटते हैं तो 2 दिया के 6 और 14 दूनी का 28, वही 14:3 हमें प्राप्त होता है, जो हमें बताता है कि निश्चित अनुपात होता है। इधर भी आप देखें तो 2 तो ये हो गया, अनुपात 14 आ गए, प्लस 1 ये हो गया, गुणा 3 हो गया, हम देखिए वही 28 आएगा और वही 3 दूनी के क्या हो जाएंगे 6, कितने हो जाएंगे तो 6 3 दूनी के 2 से गुणा कर देंगे, आगे का 2 है ब्रैकेट में 3 ले लो, यूं चाहो तो आप 2 बाहर 3 अंदर, 3 दूनी के 6 हो गए, ये 3 दूनी के 6 हो जाएंगे, काटोगे तो वही 3 और 14 अनुपात 3 आएगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि दोनों यानी LHS और RHS में दोनों में जब अमोनिया बन रही है तो अमोनिया का अनुपात निश्चित 14:3 ही रहता है, जो बार बार कितनी भी बार हम देखें तो उतना ही रहता है। जैसे हम H2O का उदाहरण ले लेते हैं, H2O हम जान रहे हैं हाइड्रोजन के 2 है प्लस ऑक्सीजन का 1 है, तो यहाँ 2 अनुपात 16 में आ रहा है, या 1 अनुपात काट देंगे तो 8 में होता है। चाहिए जो जल का कितना ही बड़ा रूप लिख लो, 2H2O लिख लो तब भी ये रहेगा, और अगर मान लीजिए इसे हम 3H2O लिख लेंगे तब भी ये रहेगा, अगर हम इसे 4H2O लिख लेंगे तब भी ये रहेगा। यानी कुल मिलाकर के हमेशा द्रव्यमान क्या संरक्षण के नियम के अनुसार अनुपात का नियम भी निश्चित अनुपात का ही रहता है। जैसे 4H2O को लेंगे हम, 4H2O को हम देखें तो पहले तो 4 और ये हाइड्रोजन के कितने हो गए 4 दूनी के 8, अब इसका होता है 1 मान, 1 गुणा 8 हो गया, फिर यहाँ कितना हो गया 4 गुणा 16 हो गया, तो ये हो गया 8 अनुपात 64 हो गया। अब काट तो 8 1 8 8 64, यानी 1 अनुपात 8 में ही वही इसका हमारे सामने आता है, जो ये सिद्ध करता है कि निश्चित अनुपात रहता है, अर्थात हमेशा ही सदैव अनुपात स्थिर रहेगा। ये आप यहाँ पर दोनों क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पढ़ सकेंगे। आपने इसे अगर लिख लिया हो तो ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ करके मैं आपको अब बताता हूं कि परमाणु क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है कि परमाणु क्या होता है। और महर्षि कणाद ने परमाणु को एक अविभाज्य कण माना था, यानी छोटे छोटे कणों में तोड़ते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात अविभाज्य कण को क्या माना, परमाणु माना। उसी प्रकार से डाल्टन ने भी अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को क्या कहा, परमाणु माना, जिसमें सारे गुण मौजूद थे। क्या आपने कभी जैसे कोई इमारत की दीवार देखी है, इन दीवारों में एक कमरा और एक कमरों के समूह में एक इमारत निर्मित हो जाती है, और उस विशाल इमारत की संरचनात्मक इकाई क्या हुई बताओ। किसी चींटी के हिल को देखा है आपने, चींटी की जो बाउंड्री होती है ना, उसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, छोटे छोटे कण तो होते हैं। ये रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रवों की जो संरचनात्मक इकाई होती है ना, वो परमाणु होता है। तो परमाणु क्या होता है, इस प्रश्न की जवाब हमको मिल गया। जैसे किसी इमारत की संरचनात्मक इकाई यूनिट होती है, जैसे ऑनटेन की संरचनात्मक इकाई रेत का कण होता है, उसी प्रकार से सभी पदार्थों की जो संरचनात्मक इकाई होती है ना, वो परमाणु होता है। तो हमारा पहला पॉइंट आ गया कि परमाणु क्या होता है। मैं इसे मिटाऊंगा भैया को। हाँ भैया, आ गया था ना समझ में अच्छी तरह से, ठीक है।
देखिए जैसे भाई परमाणु क्या होता है, हमारा पॉइंट आ रहा है। देखिए जिस प्रकार से एक इमारत की रचनात्मक इकाई ईंट होती है, जिस प्रकार से एक इमारत की इकाई रचनात्मक इकाई रचनात्मक इकाई ईंट होती है, जिस प्रकार रचनात्मक इकाई एक रेत कण होती है, उसी प्रकार से सभी द्रव्यों की संरचनात्मक इकाई परमाणु होता है। संरचनात्मक इकाई परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु। ये बात हो गई हमारी कि परमाणु क्या होता है। अब आप आ जाएंगे कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं भाई परमाणु? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो क्या होगा जानते हो? बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट की जितनी मोटाई वाला क्या बन पाएगा? परमाणु बन पाएगा। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो फिर इसके बारे में हम क्यों विचार कर रहे हैं? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही किसके द्वारा बना हुआ है? परमाणुओं के द्वारा। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें, चाहे हम उन्हें क्या नहीं कर सकें, अपने हाथ से छू नहीं सकें, फिर भी वे वहाँ विद्यमान है और प्रत्येक क्रियाकलाप जो भी हम कर रहे हैं उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। अब हम आधुनिक तकनीकी की सहायता से तत्वों की जो सतह है उसके आवर्धित प्रतिबिंबों को देख सकते हैं, जिसमें उपस्थित परमाणु हमको क्या हो जाएगा? स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो मैं आपको बताऊं कि परमाणु कितने बड़े होते हैं, पॉइंट डालेंगे अपन, फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे। पॉइंट आ गया हमारा। इसके लिए देखेंगे हम परमाणु बहुत छोटे होते हैं।
किसमें मापा जाता है भाई? परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनो माने होता है छोटा। आपने सुना होगा नैनो कार चली थी, नैनो कार चली थी। नैनो का मतलब होता है छोटी कार। कैसी कार? छोटी कार। इसलिए उसका नाम नैनो कार था। क्या था उसका नाम? नैनो कार था। तो उसी तरह से इसकी त्रिज्या को भी किसमें मापते हैं? नैनोमीटर में ही मापते हैं। परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है भाई? नैनोमीटर में मापा जाता है। और परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में कैसे मापते हैं? देखिए कि 10 की घातांक 9 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? ये nm लिख रहा हूं ना मैं, क्या लिख रहा हूं? देखो nm का मतलब होता है नैनोमीटर। तो 10 की घातांक मैंने अगर मान लीजिए लिख दिया जैसे 10 की घातांक -9 मीटर बराबर होता है कितना? किसके बराबर? 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर के बराबर। अब आप अनुमान लगा लीजिए 1 मीटर बराबर क्या होगा? तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 की घातांक 9 नैनोमीटर। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 की घातांक 9 नैनोमीटर हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई? ये इसकी नापने की नाप हो गई है। अब अगर मान लीजिए आपको देखा जाए तो मैं त्रिज्या मीटर में के आधार पर कुछ एक नाप लिखवा सकता हूँ, जो आपको यहाँ दिख जाएगी कि भाई कौन से परमाणु की कितनी नाप होती है। उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। आसानी से आपको ये बात पता चल जाएगी कि भाई किसकी कितनी मीटर नाप होती। देखिए यहाँ तक का आपने अगर लिख लिया हो तो देख लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु है, जैसे जल का अणु है, फिर हीमोग्लोबिन का अणु है, रेत के कण हैं, चींटी है जिसमें रेत का कण दिया था, ये सारी चीज़ें हैं ना। और सेब कितना बड़ा होता है, तरबूज कितना बड़ा होता है, इन सारी चीज़ों को आप क्या कर देंगे? लिख लेंगे यहाँ पर। मैं बता दूँ आपको, इनका एक सापेक्ष आकार आएगा। देखिए सबसे पहले आप लिख लें त्रिज्या मीटर में, और उदाहरण इसके यहाँ पर होगा त्रिज्या मीटर में, और फिर इसके उदाहरण लाइन निकालने में सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि 10 की घातांक -10 नैनोमीटर, 10 की घातांक -10 नैनोमीटर, 10 की घातांक -10 नैनोमीटर बराबर की इसकी त्रिज्या है। ये त्रिज्या है हाइड्रोजन परमाणु की। इसकी है हाइड्रोजन परमाणु की। आया और ये समझ में कि भाई 1 नैनोमीटर 10 की घातांक -9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर, और 1 मीटर बराबर होता है कितना? 10 की घातांक 9 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो उसी आधार पर हमने हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या लिखी। अगर 10 की घातांक -9 नैनोमीटर लिखा हुआ है तो ये हीमोग्लोबिन का अणु है जो हमारे रक्त में पाया जाता है, जिसके कारण हमारे रुधिर का कैसा होता है? लाल होता है। तो 10 की घातांक -9 नैनोमीटर लिख देंगे। 10 की घातांक -9 नैनोमीटर Nm ये हो गया हीमोग्लोबिन अणु। हीमोग्लोबिन ये हीमोग्लोबिन अणु हो गया, इसका हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं जल के अणु का कितना होता है, जानते हो? जल के अणु का जो मान होता है कितना होता है? जल के अणु का मान ले लीजिए जैसे 10 की घातांक -9 नैनोमीटर में, यह लिखेंगे जल अणु 10 की घातांक 8 हमने हीमोग्लोबिन का ले लिया, और 10 की घातांक 9 हमने किसका ले लिया? जल के अणु का ले लिया। रेत का कितना ले लेंगे?
इसके साथ ही 10 की घातांक 4, यानी क्या होता चला जाएगा, घटते क्रम में चलते चले जाएंगे। 10, 9, 8, 4, 3, 3 इस तरह से ना। तो आपकी एक सारणी दिखाई दे रही होगी आपको, तो आपके सारणी में आपको लिख रखा होगा 10 की घातांक 8 -8 हीमोग्लोबिन हो गया, और 10 की घातांक -4 रेत कण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेत कण हो जाएगा। उसके बाद 10 की घातांक -3 नैनोमीटर किसका हो जाएगा, 10 की घातांक 3 टी का हो जाएगा, और उसके बाद में सेव का हो जाएगा उससे भी कम। कितना हो जाएगा सेव का, 10 की घातांक -1। रेत का कण होंगे, और रेत के कण के साथ साथ अपन क्या लिख देंगे, रेत के कण से आगे चींटी लिख देंगे, और चींटी से 10 की घातांक -1 लिख देंगे से। ये इस तरह से आपकी एक सारणी मौजूद होगी, आप उसमें देख लें, ये होगा। ये यहाँ मैंने थोड़ा सा ये 8 पहले लिख दिया है, 9 बाद में लिख दिया है, इसके लिए मुझे खेद है कि मैं पहले मुझे ये लिखना चाहिए था। आप चाहो तो मैं इसे ट्रांसफर भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ हीमोग्लोबिन अणु कर दूंगा, यहाँ जल अणु कर दूंगा, तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ 8 कर दिया और यहाँ कर दिया, तो मैं यहाँ तो जल अणु लिख देता हूँ, और यहाँ मैं लिखूंगा हीमोग्लोबिन अणु। ये आपका क्या हो गया, सही हो गया, क्रम से हो गया 10, 9, 8, 4, 3 1। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया है, त्रिज्या वाला काम समाप्त हो गया है। अब है विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक जो प्रतीक हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो अपन लिखेंगे प्रतीक क्या होते हैं, और प्रतीकों के बाद फिर उसके आधुनिक प्रतीक आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आधुनिक प्रतीकों के बारे में जाना जाता है। हाँ, इसे आपने अगर बना ली हो सारणी तो ठीक है, मैं इसको क्या करना चाहूँगा, मिटाऊंगा भाई, देखिए। हाँ भैया उतार लिया, ठीक है। हाँ भाई देखिए, विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक। प्रतीक किसे कहते हैं भाई, प्रतीक का तात्पर्य होता है पहचान, संकेत, सूत्र। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, प्रतीकों के नाम से जानते हैं। आपने आधुनिक आवर्त सारणी का नाम सुना होगा। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने 1913 में बनाई थी, और इस 1913 के हेनरी मोजले की जो सारणी है उसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इस आधुनिक आवर्त सारणी में आपको 10th क्लास में मिलेगी। वैसे तो छोटी क्लासों में भी आपको 20 तक के तत्व और उनके प्रतीक आपको सिखाए होंगे, परंतु 10वीं क्लास में जाकर के जो वर्तमान पुस्तक आई है उसमें शायद एक 91 पेज कुछ ऐसे पे बनी हुई है एक आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें 118 तत्व मौजूद हैं। कितने तत्व मौजूद हैं, 118 तत्व मौजूद हैं। उनमें से लगभग 2-4 के नाम अभी भी नामांकित नहीं हो पाए हैं, उनके बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी और खोज की जा रही है। परंतु ये जो खोज रखे हैं उनमें से लगभग 94 तत्व तो खोज के द्वारा प्राप्त हुए हैं, और 24 तत्व ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं। मानव निर्मित तो 24 हैं, और लगभग 94 तत्व ऐसे हैं जिनको हमने अलग अलग स्थानों से खनन कार्य करके और प्राप्त किया है। इन तत्वों को पूरे नाम से सारणी में लिखना संभव नहीं था,
इसलिए इन्हें पहले किसके रूप में बदल दिया गया है, इन्हें प्रतीक के रूप में बदल दिया गया है। जैसे आप अगर सारणी में देखोगे तो आपको क्रम से H, HE, LI, BE, BC, NO, FNE, NA, MG, AL, SI, BS, CL, ER, KC, SC, TI, BCR, MNFP, CO, NI, CU, ZN, GAG, AS, SB, इस तरह से आपको क्या है लिखे हुए तत्व उसमें मिल जाएंगे। ये आपको ऑनलाइन में उपलब्ध इतने सारी सारणी को करवा नहीं सकता। यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन में मौजूद होते तो मैं आपको ये सारणी यहीं पर बनवा करके और तत्वों के प्रतीक और उनके नाम के बारे में बता देता। लेकिन प्रारंभिक तौर पर सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। अब सबसे पहली बात तो हम यही पढ़ेंगे कि प्रतीक क्या होता है। देखो, प्रतीक तत्वों के नामों को शब्दों में नहीं लिख करके सूत्र या संकेत प्रतीकों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रतीक कहलाता है। सबसे पहले हम प्रतीक की परिभाषा लेंगे। ये प्रतीक क्या है, क्या लिखेंगे कि तत्वों के नामों को शब्दों में नहीं लिख करके शब्दों में न लिखकर सूत्रों, सिंबल, अंग्रेजी जिसको सिंबल कहते हैं, सूत्रों या संकेत चिन्हों के रूप में व्यक्त करना ही प्रतीक कहलाता है। क्या कहते हैं इसे हम? प्रतीक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक, जैसे हाइड्रोजन नाम क्या, हाइड्रोजन का H होता है। उसी प्रकार से हीलियम, हीलियम का He हो गया। जैसे लिथियम है, लिथियम, लिथियम इतना बड़ा नाम हो गया, प्रतीक हो गया Li। बेरिलियम भी है। उसी प्रकार से ये क्या कहलाते हैं, प्रतीक कहलाते हैं। तो प्रतीक के बारे में आप जान गए होंगे कि डाल्टन प्रथम वैज्ञानिक था जिसने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया था। मैं आपको एक लाइन लिख करके बता देता हूँ यहाँ लास्ट, फिर उसके बाद अगला बाद में पढ़ाएंगे कि डाल्टन ऐसा प्रथम वैज्ञानिक था, प्रथम वैज्ञानिक था जिसने क्या किया था पता है, जिसने तत्वों के बारे में विभिन्न तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग में विभिन्न तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग इसके लिए किया था पता है, विशिष्ट अर्थ के लिए किया था, विशिष्ट अर्थ के लिए किया। अब मैं आपको आज यहीं पर इसी पॉइंट के साथ समाप्त कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट कल मैं आपको इसके आगे के बारे में बताऊंगा।
जब तक आप इसे लिख लें, और लिख लिया हो या नहीं लिखा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें